जय हिंद साथियों, दिस इज शाली शर्मा। स्वागत करती हूँ आपका डिफेंस स्क्वायर 0.1 पे। जैसा कि हमने पिछले पार्ट्स में एनसीईआरटी इकोनॉमी कवर कर रहे थे, जिसमें हमने 9th क्लास की सारे चैप्टर्स को कवर करके रखा है। 3 पार्ट में वीडियो सेशंस को लेकर आई थी एंड अभी क्लास 10th को हम कवर कर रहे हैं, जिसमें हमने पार्ट 1 में और पार्ट 2 में हमने चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर सेकंड को कवर किया। आज बारी पार्ट थर्ड की है, जिसमें आज बारी पार्ट सेकंड की है, जिसमें हम चैप्टर सेकंड को कवर करेंगे। फॉर यूपीएससी एनडीए सीडीएस एसएससी रेलवे सभी एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं और हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी कवर किया है। जैसे आपने देखा होगा मेरा सेशंस, उसमें हमने उनको भी काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालाइज भी किया है और जो कॉन्सेप्ट बनने हैं उनको डीपली एक्सप्लेन भी किया आपके लिए। तो अभी तक आपने जो सेशंस देखे होंगे उनमें आपको समझ में आ गया होगा कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है एनसीईआरटी आपके लिए इकोनॉमी की। भले ही कुछ क्वेश्चंस आते हैं एनसीईआरटी से, लेकिन वो कुछ क्वेश्चंस इतने भी ज्यादा टफ नहीं होते जिनको हम छोड़ कर आए। तो अगर हम उनसे नंबर ले सकते हैं, एग्जाम में अपना सिलेक्शन बना सकते हैं, तो क्यों ना हम उसको कवर कर लें। तो इसीलिए मैं आपके लिए बैक टू बैक सेशंस लेकर आ रही हूँ इकोनॉमी के। और आज बारी 10th क्लास की है, जैसे कि हम पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया है 10th क्लास का। तो आज पार्ट सेकंड की बारी है, जिसमें हम इन चैप्टर्स को कवर करेंगे। क्लास 10th की एनसीईआरटी इकोनॉमी की आप देख पा रहे हो, इसका नाम अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। तो अभी हमने इसमें चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया है एंड अभी और चैप्टर सेकंड कंप्लीट कर लिया है। अभी बारी चैप्टर 3 और चैप्टर 4 की है, जिसको हम पार्ट 2 में कवर करने वाले हैं। पार्ट 1 में मैंने आपको कवर करवा दिया है इन दोनों चैप्टर्स को और आज बारी इन दोनों चैप्टर्स की। इस सेशन में हम इनको कवर करेंगे, तो मेरे साथ बने रहें इस सेशन के एंड तक। हम सारे टॉपिक्स को प्लस पीवाईक्यू को सॉल्व करते हुए इन चैप्टर्स को कवर करेंगे। आपको लग रहा होगा कि भाई इससे क्या होगा, नहीं, मैं आपके साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लेकर आ रहा हूँ, जो कि आपको समझ में आएगा कि इन टॉपिक से डायरेक्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बन रहे हैं। तो होने वाले एग्जाम में भी आपसे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो उन क्वेश्चन आप ना मिस करके आए, उनको आप सॉल्व करके आए, उनके जो नंबर है वो आपको मिले एग्जाम में। तो उसके लिए मैं ये सेशन लेकर आई हूँ, आप देख सकते हैं इनको। चलो स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए। जो चैप्टर की बारी है, मनी एंड क्रेडिट, इसको हम कवर करेंगे। मनी एंड क्रेडिट नाम है चैप्टर का। एंड सेकंड जो आपके एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो सबसे पहले इसमें जो फोकस किया गया है वो बार्टर सिस्टम, फंक्शन ऑफ मनी और रोल ऑफ आरबीआई, इन 3 टॉपिक्स पे वर्क किया गया है कि ये टॉपिक्स आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। आपने अगर प्रीवियस क्वेश्चंस देखे होंगे एनडीए के या फिर एसएससी के या फिर सीडीएस के या फिर रेलवे के या फिर यूपीएससी के प्री के, तो आपको इन तीनों टॉपिक से कहीं ना कहीं क्वेश्चंस तो आपने प्रीवियस ईयर के देखे ही होंगे, क्योंकि भाई ये टॉपिक्स बहुत ही ज्यादा बेसिक और इम्पोर्टेंट बन जाते हैं, जो कि आपके एग्जाम में जो आपको सिलेबस दे के रखा है आपके एग्जाम में, वो डायरेक्ट इसमें बोला है कि भाई ये पॉइंट्स आपको कवर करने एग्जाम के लिए। तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि बार्टर सिस्टम क्या होता है। तो जब कॉइन नहीं बनाता, जब मनी नहीं बनाता, तो उस टाइम पे लोग बार्टर सिस्टम को फॉलो करते थे। इसके अंदर क्या होता है, बार्टर सिस्टम का मीनिंग होता है कि चीज के बदले चीज लेना, गुड के बदले गुड को चेंज करना। उस टाइम पे लोगों के पास आई थिंक इतना दिमाग नहीं था कि वो कोई एक ऐसा नॉर्मल और ऐसी कोई मनी बनाए जिससे कि सारी चीजों को तौला जा सके, जिससे सारी चीजों को नापा जा सके, जिसकी सेम वैल्यू हो सबके लिए, कोई कम ज्यादा ना हो। पहले के लोग क्या करते थे, अगर किसी किसान ने टमाटर उगाए हैं और किसी ने आलू उगाए हैं, तो फिर वो एक दूसरे, अगर किसी को टमाटर के बदले गेहूं चाहिए तो उसे गेहूं तुरंत नहीं मिलते थे, अगर आलू के बदले किसी को टमाटर चाहिए तो उसे आलू नहीं मिलते। तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती थी जब मनी नहीं थी, लोगों के पास कोई एक ऐसा बेसिक कॉइन या फिर ऐसा बेसिक पॉइंट नहीं था जिससे कि वो एक्सचेंज कर पाए एक दूसरे की चीजें। हालांकि ऐसे होता था गांव में, लोग अभी भी देखा होगा कई सारे गांव में अभी भी फॉलो होता है कि जो वीट होता है
जो गेहूं होते हैं उनके बदले लोग बाग सब्जी वगैरह या फिर कोई ऐसी चीजें खरीदते हैं। गांव में अभी भी ये चलता है, तो वो एक वाटर सिस्टम होगा। ठीक है, अगर आपके गांव में ऐसा चलता है या फिर कहीं आपके मामा के घर पे या फिर बुआ के घर पे जो गांव है वहां पे अगर ऐसा चलता है तो मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं, क्योंकि मेरे जो रिलेटिव्स हैं, मेरे मामा का घर है वहां पे ऐसा चलता है। वहां पे ये जो वाटर सिस्टम वाला जो है ना, कि गेहूं सरसों के बदले वो कुछ चीज ले रहे हैं, कोई जो दुकान है या फिर कोई बेचने वाला आया है गांव के अंदर, तो वो भाई औरतों के पास ज्यादा पैसा नहीं होता है, तो वो क्या करती है कि जो गेहूं है या फिर जो सरसों है उनको भर के उतना कोई वो लिए रहते हैं तौल के लिए, कोई भी तखरी वगैरह या फिर कोई डब्बा वगैरह कि इसके नाप से हम ये चीज देंगे आपको। तो पहले के टाइम पे भी बिल्कुल ऐसा ही होता था कि अगर किसी के पास, किसी को अगर चावल चाहिए गेहूं के बदले, तो उसे बहुत ज्यादा घूमना पड़ता था, क्योंकि चावल वाले को तो जरूरी नहीं है कि गेहूं ही चाहिए उसको, कि शायद किसी और चीज की जरूरत है। तो ये बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट सिस्टम था। एक टाइप से तो ये काफी इजी लग रहा है कि ये सही है, पैसे की दिक्कत ही नहीं है, बट ये उस टाइम पे बहुत ही ज्यादा दिक्कत वाली बात थी, क्योंकि बहुत ज्यादा लोगों को घूमना पड़ता था। लोगों की जरूरत कुछ है और उन्हें मिल कुछ और रहा है। जैसे कि किसी को अपनी गाय बेचनी है तो किसी को गाय के बदले कुछ और चाहिए, तो बट बहुत ही ज्यादा दिक्कत वाली बात हो जाती थी। और अगर बेसिक फसल की बात करें जैसे कि टमाटर मिर्ची वगैरह, तो ये क्या है, बहुत ही नाजुक फसलें होती हैं जो कि कुछ टाइम में खराब हो जाती हैं। और उस टाइम पे तो भी कोल्ड स्टोर वगैरह या फिर कोई ऐसी फ्रिज वगैरह ऐसी चीजें भी नहीं चलती थी, तो ये जल्दी खराब हो जाती थी, तो लोगों को नुकसान भी होता था। और जिन लोगों की कॉस्टली चीज होती थी उन लोगों को अगर छोटी चीज चाहिए तो उन्हें उसमें नुकसान भी होता था। तो ये था अपना पूरा वाटर सिस्टम। ये उस टाइम पे चलता था जब मनी का इन्वेंशन नहीं हुआ था। कोई एक ऐसी वैल्यूएबल चीज नहीं थी जो कि सबको नाप सके, जो कि उससे सबको एक इक्वलिटी वे में नापा जा सके या फिर मापा जा सके। ठीक है, तो ये था वाटर सिस्टम। एंड अब मनी फंक्शन क्या होता है, सेकेंड पॉइंट है आपका मनी फंक्शन क्या होता है। मनी इज अ एक्सचेंज ऑफ द गुड्स। कोई चीज को एक्सचेंज करने के लिए, कोई चीज को बाय और सेल करने के लिए, वो होता है मनी का फंक्शन। क्या होता है, लेन देन करने के लिए। पैसा क्या है, पैसा एक चेंजेबल चीज है जिससे हम किसी चीज को चेंज कर सकते हैं, किसी उससे किसी चीज को ले सकते हैं, जो कि हर चीज को मेजर करता है, नापता है, उसे हम मनी फंक्शन कहते हैं। अब रोल ऑफ आरबीआई क्या है, रोल ऑफ आरबीआई क्या है, ये पहला पॉइंट वाटर सिस्टम हो गया क्या है, एंड मनी फंक्शन क्या है। अभी मैं इसको आपको एकदम पूरा, जैसे कि रोल ऑफ आरबीआई काफी बड़ा टॉपिक है जिसको मतलब कि खुद अपने आप में 1-1.5 घंटा लग जाएगा पूरा एक्सप्लेन किया जाए रोल ऑफ आरबीआई का। बट हम चूंकि क्लास 10th की एनसीईआरटी की बात कर रहे हैं तो हम क्लास 10th के लेवल की ही एनसीईआरटी की बात करेंगे। आपकी जो इस बुक से जो आपके एग्जाम से बनना है क्वेश्चन, उस तक बात करेंगे, ना कि हम और ज्यादा डीपली जाएंगे, क्योंकि हम अभी 10th की बात कर रहे हैं, फिर 11th की 12th की बात करेंगे, तो उसमें जो ये पॉइंट्स हैं आपके उस तरीके से डीप होते जाएंगे, तो हम उसमें कवर करते जाएंगे। एंड क्रेडिट सिस्टम क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन सिस्टम क्या होता है। तो क्रेडिट मतलब कि उधार लेना, कोई चीज को उधार लेना। जैसे कि क्रेडिट कार्ड होता है जिसमें हम क्या करते हैं, पैसे बैंक से उधार लेते हैं। कोई भी क्रेडिट कार्ड आज के टाइम पे बहुत ज्यादा फेमस होता है। बैंक जाते हैं, हम क्रेडिट कार्ड बनवाते हैं और उससे हम शॉपिंग करते हैं, कुछ भी करते हैं, एंड देन हमारी जब हमारी इनकम आती है, जब हमारी पेमेंट आती है, और उसे बैंक ले लेती है। तो क्रेडिट मतलब कि उधारी। ठीक है, फॉर्मल वर्सेस इनफॉर्मल क्रेडिट क्या होता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होती है, टर्म्स ऑफ क्रेडिट क्या होते हैं। जो फॉर्मल और इनफॉर्मल क्रेडिट मतलब कि बैंक से आपने क्रेडिट कार्ड लिया या फिर लोन लिया, तो ये आपके एक फॉर्मल वे में हो गया। और अगर आपने अपने यहाँ के पहले के टाइम पे क्या होता था, साहूकार होते थे जो कि पैसा उधारी पे देते थे, और अगर उनका पैसा वापस नहीं कर पाते थे लोग, तो उनको वो अपने यहाँ लेबर वर्क या फिर अपनी मन मर्जी का वर्क करवाते थे कि तुमने हमारा पैसा लिया
और वो लोग उस साइकिल में फंसते जाते थे। लेकिन बैंक के साथ ऐसा नहीं होता। बैंक एक फॉर्मल वे है जिससे हम फॉर्मल उधार ले सकते हैं और उसका दे सकते हैं कुछ चीज रखकर। लेकिन पहले के टाइम पे क्या होता था, जो लोग पैसे वाले होते थे या फिर जो जमींदार होते थे या फिर जो साहूकार होते थे, वो लोगों को साइकिल में फंसा लेते थे कि पैसा दिया है फिर लिया उन्होंने, फिर लिया, और वो उन्हें टाइम ही नहीं मिलता था कि अपना खुद करके उनका पैसा वापस कर पाए, क्योंकि उन्हें उनके यहीं काम करना पड़ता था। तो लोगों को ऐसे फंसा लिया जाता था। देन अब बारी है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होती है। सेल्फ हेल्प ग्रुप एक ग्राउंड लेवल पे काफी अच्छा वर्क करते हैं। ये भी एक टाइप से क्रेडिट सिस्टम में ही वर्क करते हैं। जैसे कि गांव कोई विलेज है, कोई विलेज, और उस विलेज में 7-8 लेडीज हैं, 7-8 लेडीज हैं, और उन्होंने एक ग्रुप बना के रखा है अपना, जिसमें वो क्या करती हैं, हर 8 दिन में या फिर 15 दिन में वो 500 रुपए सभी इकट्ठा करती हैं। ये 7-8 औरतें 500 रुपए अपना इकट्ठा करती हैं, और जिस भी औरत को जरूरत पड़ती है उसको ये सारे पैसे दे दिए जाते हैं। अब भी इससे क्या होगा, अब ऐसे कि किसी एक औरत को 7-8 औरतें, उन्होंने 500 रुपए इकट्ठा किए या फिर 1000 रुपए अपना 7-8 दिन में मिली, और उन्होंने मीटिंग की, एक रूम में बैठी और उन्होंने रुपए इकट्ठे की, और एक वुमेन बन जाती है उसका हेड, जो कि सारी चीजें लिखा पढ़ी करना, सारी मैनेज करना करके रखती है। और एक औरत है जिसको पैसों की जरूरत है, उसको एक सिलाई मशीन खरीदनी है, बिकॉज उसको सिलाई करके एक अपना खर्चा चलाना है या फिर एक बिजनेस करना है। तो सारी औरतों ने ये 500 रुपए या 1000 रुपए इकट्ठा किए और इस औरत को दे दिए। ठीक है, तो अभी ये औरत ने सिलाई मशीन खरीदी और उसने सिलाई की और उससे पैसे कमाए, और उसने सारे पैसे फिर से सेल्फ हेल्प ग्रुप को वापस कर दिए। ऐसे ही बार बार किसी ना किसी औरत को पैसों की जरूरत पड़ेगी, तो ये सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या करेंगे, सभी अपना 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 जो भी जो ये करना चाह रहे हैं, बिजनेस करना चाह रहे हैं, जो भी काम करना चाह रहे हैं, वो करना स्टार्ट कर देंगे। अभी इन्होंने 500 से स्टार्ट किया, 1000 पे पहुंच जाएंगी, 1000 से 10,000 भी होंगे, 10,000 से 20,000 भी होंगे। फिर ये क्या करेंगे, इनको फंड करके बैंक में रखेंगे, और ऐसे ही पैसा बढ़ता जाएगा और इनका बिजनेस भी आगे बढ़ता जाएगा। इससे क्या हो रहा है, ये इंडिपेंडेंट हो रही हैं, बाकी और औरतों की भी हेल्प कर रही हैं, और ऐसे ग्रुप को देख कर कि एक दूसरे की हेल्प कर रही हैं। गांव की और भी औरतें आके इनके ग्रुप में मिल रही हैं, उनकी भी हेल्प हो रही है। इससे क्या हो रहा है, इससे एक तो लेडीज जो भी हैं, वुमेन्स हैं, वो खुद में इंडिपेंडेंट हो रही हैं और वो खुद की इनकम जनरेट कर पा रही हैं। तो ऐसे एक क्रेडिट के फॉर्म में उधारी देकर ही तो ये काम किया जा रहा है। तो ये भी एक सेल्फ हेल्प ग्रुप भी एक एग्जाम्पल हो जाता है आपका क्रेडिट सिस्टम का। ऐसे ही चलता है। मैंने आपको पिछली क्लास में भी सेल्फ हेल्प ग्रुप का एग्जाम्पल दिया था केरला स्टेट के लिए। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना मैंने क्या बताया था वो। एंड नेक्स्ट टॉपिक है आपका ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन क्या है, कोई भी इंडिया के अंदर जो बिजनेस है, कोई भी इंडिया के अंदर जो भी चल रहा है, उसको ग्लोबल लेवल पे लेके जाना। ग्लोबल लेवल पे लेके जाना मतलब कि दूसरी कंट्रियों के साथ अपन बिजनेस करना, उनके साथ एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना, अपनी चीज को वहां पर प्रेजेंट करना फॉरेन कंट्रियों के साथ, वो हो जाता है ग्लोबल लेवल पे लेके जाना। कि बाहर के लोग भी जान रहे हैं कि इंडिया के अंदर ये चीज है, इंडिया के अंदर ये स्किल है, इंडिया की लेडी गर्ल्स या फिर वो जो भी हैं लोग हैं, वो इतना अच्छा वर्क कर पा रहे हैं। वो वहां के कल्चर को, वहां के बिजनेस को, वहां के बिजनेस आइडियाज को, वहां का साइंस एंड टेक को इतना ज्यादा देख पा रहे हैं लोग कि हाँ इंडिया के अंदर भी है, तो उसको हम ग्लोबल लेवल पे ले जाना कह देंगे। वहां पे इन्वेस्ट करना, ठीक है, ट्रेड करना, और इससे क्या होगा, इन सबसे जो इंडिया की या फिर और भी कंट्री की मान लो, वहां की जो इकोनॉमी है वो इंक्रीज होगी, उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा, वो अच्छा वर्क करेगी। ठीक है, तो ये डेवलप्ड होगी या फिर उसमें इंप्रूवमेंट आएगा। ठीक है, ऐसा इन पॉइंट से। अब आते हैं, इसमें बोला है मनी एंड इट्स फन, सॉरी मनी एंड इट्स फंक्शन। क्या है इसके, अभी मैंने आपको ऊपर बताया। ठीक है, अभी इसमें सबसे पहले बोला है कि जो पैसा है वो
उसके फंक्शंस क्या है। मैंने अभी आपको बताया कि बार्टर से एक्सचेंज करना, चीजों को एक्सचेंज करना, ठीक है। और इसके फंक्शंस क्या है, मॉडर्न फॉर्म क्या है इसका, वाई इज बेटर, मनी इससे क्यों बेटर है। तो सबसे पहले एक्सचेंज ऑफ गुड डायरेक्टली विथआउट मनी इट रिक्वायर डबल कॉन्फिडेंस ऑफ द वांट टू बोथ पार्टी मस्ट बी एग्री इन द सेल एंड बाय ईच अदर। बिना पैसों के किसी चीज को एक्सचेंज करना, ये आपका वाटर सिस्टम हो जाता है, एज इट इज मैंने आपको एक्सप्लेन किया। एंड सेकंड फंक्शन क्या है इसके, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, सेम मैंने भी बोला, एंड स्टोर ऑफ वैल्यू एंड यूनिट ऑफ अकाउंट। माने कि पहला तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज, किसी चीज को चेंज करने के लिए एक मीडियम, एंड स्टोर ऑफ वैल्यू कैन बी सेव द लेटर एंड द कॉमन वे ऑफ टू मेजर प्राइस। किसी चीज को एक कॉमन चीज से मेजर करना, जैसे कि आपको कपड़े लेने हैं, आपको खाने पीने की चीज लेनी है, आपको घर का फर्नीचर लेना है, आपको घर बनवाना है, तो उस चीज को सबको किस में मेजर किया जाएगा, मनी से। दो ये हो गया। एंड मॉडर्न फॉर्म क्या है, करेंसी एंड डिमांड डिपॉजिट, मनी इन द बैंक, विड्रॉल ऑन डिमांड। आप मॉडर्न वे में क्या है, बैंक्स हैं, आप उसमें जाके अपना पैसा सेव कर सकते हैं एंड उनको फंड पे भी लगा सकते हैं एंड वहां से आप लोन भी ले सकते हैं। तो ये सारे अभी मॉडर्न टाइप के, सॉरी ये क्या लिख दिया, ये सारे मॉडर्न टाइप के आपके एग्जाम्पल हो गए। एंड अब आते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। मैंने आपको बोला कि साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम बहुत सॉल्व करेंगे, उनको एक्सप्लेन भी करूंगी। तो सबसे पहले 2017 में पूछा गया है कि आपको बताया वाटर सिस्टम क्या है। तो इसका आपको 4 ऑप्शन देखे गए हैं, लैक ऑफ स्टोर, लैक ऑफ कॉमन, लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू एंड लैक ऑफ क्रेडिट। तो आपको इसका आंसर हो जाएगा डबल कॉन्करेंस ऑफ द वांट। अगर आपको कोई चीज चाहिए तो उसको एक दूसरे से चेंज करना। तो आपको ये एसएससी 2017 में पूछा गया एंड 2021 में आपको पूछा गया एनडीए के अंदर नॉट फंक्शन ऑफ मनी। इनमें से आपका कौन सा फंक्शन है जो कि मनी फंक्शन नहीं है। मैंने अभी आपको मनी के फंक्शंस बताए, तो ये देन है, ये है स्टोर ऑफ वैल्यू, तो मैंने आपको काफी अच्छे से बताया। एंड आपको सोर्स ऑफ रिवेन्यू ये वाला नहीं है, तो आपका ये आंसर होगा राइट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट टर्म इज यूज फॉर द डिपॉजिट दैट आर द पेबल बाय द बैंक ऑन डिमांड। रेलवे 2020 में पूछा गया, इसमें पूछा है कि ऐसे क्या डिमांड है जिसमें पेबल है। तो फिक्स डिपॉजिट नहीं होगा, टर्म डिपॉजिट नहीं होगा, रिक्वायरिंग डिपॉजिट नहीं होगा, डिमांड डिपॉजिट है। जब आपको चाहिए तब आप वहां से पैसा दे सकते हो, ले सकते हो, तो ये आपका बैंक का है। एंड नेक्स्ट है, मनी एक्ट एज अ स्टैंडर्ड ऑफ द फ्यूचर पेमेंट विच फंक्शन ऑफ द मनी इज दिस। ये आपके सीडीएस 2018 में पूछा गया है। तो इसमें पूछा है कि मनी जो एक्ट है स्टैंडर्ड ऑफ द फ्यूचर पेमेंट क्या है। तो आपका इसमें स्टैंडर्ड ऑफ द डिफरेंस पेमेंट आंसर हो जाएगा। देन जो आपका नेक्स्ट पॉइंट है, सेंट्रल बैंक ऑफ द क्रेडिट, रोल ऑफ द आरबीआई। मैंने अभी बोला क्रेडिट क्या होता है एंड टर्म ऑफ क्रेडिट क्या होता है। तो सबसे पहले आपको रोल ऑफ आरबीआई क्या है, ये काफी अपने आप में काफी बड़ा टॉपिक है। तो अभी हम एनसीईआरटी की बुक कवर कर रहे हैं, तो हम इसमें सी के अकॉर्डिंग कवर करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट जो आपका चैप्टर रहेगा, नहीं नेक्स्ट आपकी बुक आएगी उसमें आपको और डिटेल में देके रखा है, 11th क्लास में पूरा अच्छे से देके गया रखा है। तो उसमें बोला द रिजर्व बैंक ऑफ द इंडिया इज द सेंट्रल बैंक इन इट इज द सोल इशू करेंसी ऑफ द नोट एंड सुप्रीम कोर्ट क्रेडिट। जो भी आरबीआई का क्या रोल है, आरबीआई जो मनी है, जो पैसा है वो बनाती है, वो रिलीज करती है, उससे गवर्नमेंट जो भी नोट्स हैं उनको बनाती है। ये एक आरबीआई का रोल है। इसका फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मतलब कि जो इंडिया की रिजर्व बैंक है वो आरबीआई है। और आरबीआई क्या करती है, आरबीआई पैसा बनाती है, कौन सा पैसा कितने वैल्यू का होगा वो भी बताती है, एंड कितने टाइम तक वर्क करेगा वो भी करती है। एन नेक्स्ट क्रेडिट लोन क्या होता है, एन एग्रीमेंट फॉर द फ्यूचर पेमेंट डेबिट ट्रेड इन ए सिचुएशन वेयर इज द बोरोवर इज अनेबल रिप्लेस लोन ड्यू टू हाई इंटरेस्ट फोर्सिंग देम टू टेक अनदर लोन। क्रेडिट क्या मीन होता है, मैंने बताया कि किसी चीज को उधारी पे लेना,
उसको हम क्रेडिट कहते हैं, लोन लेना इसको हम क्रेडिट कहते हैं। एंड टर्म ऑफ द क्रेडिट का कंडीशन ऑफ द लोन इंक्लूडिंग द इंटरेस्ट कोलैप्स द सिक्योरिटी अगेंस्ट द लोन एंड डॉक्यूमेंट द मोड ऑफ द रीपेमेंट। आते हैं अब इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे। तो इसमें सबसे पहले रेलवे में 2022 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है कि करेंसी नोट इन इंडिया क्या है। तो इसमें कौन करता है इशू, तो आरबीआई करता है। अभी जस्ट ऊपर ही कवर किया था कि इंडिया के अंदर रुपए कौन इशू करता है। ये सीडीएस 2019 में पूछा गया है। कोलेटरल क्या होता है, तो एसेस यूज एज द गारंटी फॉर अ लोन। एंड नेक्स्ट, व्हाट इज द आरबीआई रोल इन द फॉर्मल सेक्टर। ये 2023 के अंदर एनडीए ने पूछा कि आरबीआई का रोल क्या होता है। तो भाई आपको मालूम होना चाहिए कि सुपरवाइजिंग द फंक्शन ऑफ द बैंक, जो बैंक है वो फंक्शन करती है आरबीआई। एसएससी 2021 के अंदर आपको पूछा गया है कि हाई इंटरेस्ट चार्ज इम्पॉसिबल ड्यू टू रीपेमेंट क्या है, तो डेबिट ट्रैप आपका आंसर हो जाएगा सही। एंड फॉर्मल वर्सेस इनफॉर्मल क्रेडिट क्या होता है, ठीक है। तो फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट आपका बैंक कॉर्पोरेशन रेगुलेट आरबीआई, ये सारी चीजें आपकी क्या है, फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट है। इनफॉर्मल सेक्टर आपकी मनी लैंडरिंग, नो सेंट्रल रेगुलेशन एंड द इंटरेस्ट आर द हाई एक्सपोजर। सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होते हैं, 15 to 20 मेंबर्स होते हैं। इसके बीच में मैंने आपको जस्ट ऊपर कवर किया पूरा। अभी से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो बने हैं उनको कवर करते हैं। एनडीए 2020 में पूछा गया आपका बैंक एंड कॉर्पोरेशन सोसाइटी से, तो आपको रिड्यूस डिपेंड ऑन इनफॉर्मल सोर्स, आपका सही आंसर हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल्फ हेल्प ग्रुप से। ये आपका 2023 का ही क्वेश्चन है, ज्यादा पुराना क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आपको दिख रहा होगा। प्रमोट द सेविंग एंड प्रोवाइड द स्मॉल लोन। छोटे छोटे ग्रुप बनाते हैं, उसमें एक दूसरे को लोन देते हैं। सीडीएस 2018 में पूछा गया है कि सुपरवाइजर द लैंडिंग, आपको नो ऑर्गेनाइजेशन सेक्टर हो जाएगा ये। एंड नेक्स्ट है A large portion of the lending activity in foreign रेलवे 2019 के अंदर पूछा गया आपको, तो पुअर हाउस होल्ड के लिए आंसर सही हो जाएगा। तो ये थे आपके चैप्टर 3 के अंदर जो भी टॉपिक्स थे उनको हमने किया कवर इसके अंदर। एंड ये जो भी जितने भी टॉपिक्स थे चैप्टर 3 के हमने कवर कर लिए हैं। अब देन चैप्टर 4 की बारी है, ठीक है। जो भी आपके जो टॉपिक्स थे चैप्टर 3 के वो हमने कवर कर लिए हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे चैप्टर 3 के अंदर आपका बार्टर सिस्टम कर लिया है कवर, क्रेडिट, आरबीआई रोल एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, ये हमने पॉइंट सारे कर लिए हैं कवर, ठीक है। अब बारी है चैप्टर 4 की। अब बारी किसकी है, चैप्टर 4 की। उसको हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। नेक्स्ट पार्ट 3 होगा आपका, उसमें हम कवर करेंगे इसको चैप्टर 4 को। तो इससे पहले जितने भी मैंने आपको इकोनॉमिक एनसीईआरटी कवर किए उन सभी की जो पार्ट्स हैं, उन सभी के जो लिंक्स हैं आपको इसी सेशन के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एंड अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करें, और जो भी क्वेरी हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और नेक्स्ट पार्ट में लेकर आऊंगी आपका चैप्टर 4, उसमें हम कवर करेंगे पूरा चैप्टर 4 को इकोनॉमी के। एंड इससे एक और सेशन आने वाला है, वो कि इंडिया की ऑल मिलिट्री डिफेंस एक्सरसाइज के बारे में होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।